जी, इंट्रो टू देखो, तुम लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट्स में है। 50 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स है, 50 मार्क्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इस 50 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स में 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है और कुछ आपका थ्योरी के चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग में, फिर प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। हम लोगों ने अपने सेशन की स्टार्टिंग प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ ही की थी, जिसमें हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी किया था, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, पूरे सिलेबस में वो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, तो हमने वो स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था। हम दोबारा भी अभी रिवाइज कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। बट अब हम स्टैटिस्टिक्स को स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, बिकॉज अब जब स्कूल्स ओपन होंगे तो वो स्टार्टिंग से ही आएंगे, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, पहली बात ये कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? टोटलिटी ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सिस्टम है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। तो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? अ सिस्टम वेयर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, कंडक्टेड। इकोनॉमिक्स क्या हुआ? टोटलिटी ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्टडी ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्टडी ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग। तो जो भी हम अर्न कर रहे हैं, जो भी हम स्पेंड कर रहे हैं, उसकी पूरी स्टडी इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर हम कहते हैं कुछ हमारे इकोनॉमिक गुड्स होते हैं और कुछ होते हैं एक नॉन इकोनॉमिक गुड्स। क्या होते हैं इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स? ये मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले इकोनॉमिक्स का वो दे रही हूँ इंट्रोडक्शन, फिर हम स्टैटिस्टिक्स पर आएंगे। नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स, व्हाट डू यू मीन? इकोनॉमिक गुड है जिनसे हम अर्न करते हैं। इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जिनको हम परचेज करते हैं अगेंस्ट सम मनी। मार्कर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, चेयर हो गई, टैब हो गया, कार हो गया, कपड़े हो गए, खाना हो गया। दिस इज ऑल वी परचेज्ड अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। ठीक है, वो इकोनॉमिक गुड्स है विच आर अवेलेबल टू ऑल। जितने लोग हैं सबको वो अवेलेबल है, ये नॉन इकोनॉमिक गुड्स हो गए। जैसे पार्क है, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू वॉक इन दैट पार्क, तो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक गुड विच इज कॉमन टू ऑल, विच इज एक्सेसिबल टू ऑल। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक गुड्स। आप सबके पास नोट्स हैं, उनमें साथ साथ देखते भी जाओ, अगर कोई ऐसा पॉइंट लगता है तो उसमें साथ साथ लिखते चले जाओ। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक गुड्स के आगे आप लिख सकते हो कि ये पब्लिक गुड्स भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, जब इकोनॉमिक्स इनिशियली स्टार्ट हुई तो उसको सिर्फ वेल्थ से कंसिडर किया गया। मतलब हमने कहा कि वेल्थ डेफिनेशन ही इम्पोर्टेंट है। हमने ये कहा कि जो भी जितनी वेल्थ है उसकी जो पूरी स्टडी है दैट इज इकोनॉमिक्स। तो वेल्थ डेफिनेशन हमें एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ हमारे इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने हमें ग्रोथ डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ अ कंट्री एंड इट्स ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमारे एडम स्मिथ ने बात बोली। इन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होता है इसको एक्सप्लेन किया था। फिर वेल्थ डेफिनेशन आई, लोगों ने अर्न करना स्टार्ट किया, लोगों ने स्पेंडिंग करनी स्टार्ट की, तो धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, सिर्फ वेल्थ सफिशिएंट नहीं है, मटेरियल वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल वेलफेयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये बात कही एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि आपकी इमोशनल,
मेंटल, फिजिकल हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। मीन्स आपके पास बहुत वेल्थ है बट आप अगर फिजिकली फिट नहीं हैं तो उस केस में आपकी यानी कि कंट्री की इकोनॉमिक्स पुअर है। तो उन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary life of business. It examines that part of individuals and social action which is most intimately connected with attainment and use of material requirements of well-being. यहाँ पर well-being की जो बात कर रहे हैं वो physical well-being की बात भी कर रहे हैं, emotional well-being की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुई, हम अपनी वेलबींग की बात भी करने लग गए, हम बड़े अवेयर होते चले गए। अब जब हम अवेयर होते चले गए तो क्या हुआ, अब प्रॉब्लम आई स्केर्सिटी की कि अरे हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है उतने जितने हमें चाहिए। फिर आई स्केर्सिटी की, ये डेफिनेशन दी रॉबिन्स ने, ये सब इकोनॉमिस्ट हुए हैं, ये रॉबिन्स ने दी। रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ी थी ना ये बात कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से। और फिर सैमुअलसन आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई स्केर्सिटी तो है ही, बट अब स्केर्सिटी है तो क्या करें, उसको लेकर थोड़ा ना बैठे रहेंगे, उसकी ऑप्शन भी तो निकालनी पड़ेगी, उसकी सॉल्यूशन भी तो निकालनी पड़ेगी। वो सॉल्यूशन हमने निकाली और हमने कहा ग्रोथ डेफिनेशन, कि ये हमारी ग्रोथ डेफिनेशन है। ठीक है, तो 4 लेवल पे हम आए। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये 2 लेवल्स हम पढ़ते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं वो स्केर्सिटी डेफिनेशन और ग्रोथ डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये सब जो हम इकोनॉमिक्स में बातें कर रहे हैं इसमें एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है सर्विस होल्डर। कौन सर्विस प्रोवाइडर और कौन सर्विस होल्डर है? सर्विस प्रोवाइडर से हमारे लॉयर्स हो गए या फिर एक कोई भी प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स हैं, बैंकर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब, इवन एक टैक्सी ड्राइवर भी है, ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो दे ऑल आर सर्विस प्रोवाइडर। और सर्विस होल्डर कौन है? जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं वो सर्विस होल्डर हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉई है, वो कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो सर्विस होल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, वो सर्विस होल्डर हैं। तो हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो हम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं। फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी लिखो एक कीवर्ड्स। फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, वो हमारे लिए इकोनॉमिक। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। जो जैसे कि रिलीजियस हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया, जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, जो आउट ऑफ लव, सिंपैथी, केयर एंड काइंडनेस होता है, दैट इज ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर आउट ऑफ लर्निंग, अर्निंग लाइवलीहुड। तो जो भी हमारी प्रोडक्शन है, हमने प्रोडक्शन की, हमने कंजम्पशन की, हमने इन्वेस्टमेंट्स की, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया अगेंस्ट सम मनी, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया, ये सब क्या है हमारे लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग, वी आर कंज्यूमिंग, वी आर एक्सचेंजिंग, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स ओनली फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हमें अर्न करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अर्न करते हैं, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर दोज डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास। लैंड हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को इंडिकेट करती है। लैंड डज नॉट मीन ओनली लैंड, लैंड मीन्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। तो लैंड इज द इंडिकेट्स नेचुरल रिसोर्सेज, सारे रॉ मटेरियल्स, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपको वाटर, एयर, सब
नेचुरल रिसोर्सेज वो लैंड रिप्रेजेंट कर रही है, लेबर रिप्रेजेंट कर रही है सारा ह्यूमन रिसोर्स, जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। लेबर डज नॉट मीन ओनली द लेबर जो हम जेनेरिक टर्म में बोलते हैं, दैट डज नॉट मीन, लेबर मीन्स पूरी लेबर, ठीक है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, चाहे वो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, मैनेजमेंट के हैं, आईटी के हैं, whosoever, those who are participating in any economic activity, all those human resources are labor, ठीक है। Then capital, it represents financial resources and tangible resources, intangible resources, ये सब कैपिटल है। कैसे? पैसा तो है ही, ठीक है, मशीनरी टेंजिबल रिसोर्स है, अगर कोई हम कॉपीराइट्स ले रहे हैं तो वो भी हमारी कैपिटल ही है। तो कुछ भी जो इस तरह के रिसोर्सेज हैं, दे ऑल आर कैपिटल। हम बस ब्रॉड कैटेगरीज में पढ़ रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर जो इन तीनों रिसोर्सेज का प्रोपोर्शनेट डिसाइड करता है। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस हु कंबाइंस ऑल दिस रिसोर्सेज इन सम प्रोडक्टिव वे, ठीक है। किसका कितना कॉम्बिनेशन रहेगा, किस प्रोपोर्शनेट में रहेंगे, किसको कितना हमें यूटिलाइज करना है, दैट इज दैट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो लैंड के बदले में हमेशा रेंट मिलता है, लेबर को हमेशा वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर इज पर्सन हु आर टेकिंग रिस्क, तो उसे रिवॉर्ड की फॉर्म में प्रॉफिट मिलता है, बिकॉज रिस्क एंटरप्रेन्योर ही ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, चैरिटेबल, ठीक है ना, पेरेंटल, ये सब आ जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो जब हम बात करते हैं किसी भी इकोनॉमी की या किसी भी इकोनॉमिक्स में, तो हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, मैंने जैसे माइक्रो में बताया था, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर करेंगे, कंज्यूमर्स बिहेवियर करेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन हमारे मेजर होते हैं। फिर हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट कैसे है, बिकॉज इकोनॉमिक्स की थ्योरीज तो हैं, तो इकोनॉमिक्स साइंस हो गई, क्योंकि हमने कहा लॉ ऑफ डिमांड, तुमने पढ़ा भी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो जहाँ लॉज आ जाते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, वहाँ साइंस हो गया। लेकिन बिकॉज इट इज ऑल डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट, कि हाउ यू पुट ऑल दिस लॉ विद ह्यूमन बिहेवियर। हमने क्या कहा था, गॉसेंस फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अगर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, दैट मीन्स इट इज रिलेटिंग टू ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज एन आर्ट, कि हाउ यू पुट ऑल दिस लॉ विद ह्यूमन बीइंग, दैट इज एन आर्ट। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब जब हम साइंस की बात करते हैं, तो हम दो तरह की साइंस की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं नॉर्मेटिव, और एक हम बात करते हैं पॉजिटिव। एनी आइडिया व्हाट इज नॉर्मेटिव और पॉजिटिव? नॉर्मेटिव जो फैक्चुअल होती है, पॉजिटिव जो लाइक ओटीबी जो लाइक जो थ्योरीज होती है। एक बार दोबारा सोचो। नॉर्मेटिव जो प्रेडिक्ट करते हैं, पता है ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव होता है जो चल रही है। नॉर्मेटिव इज विच इज ऑट टू बी, जो होना चाहिए। पॉजिटिव इज जो एक्चुअल चल रहा है। राइट नाउ इकोनॉमी इज ऑन अ डिफ्लेशनरी प्रेशर, दैट इज एक्चुअल, पॉजिटिव। पॉजिटिव नॉर्मेटिव इट शुड बी, ये कि इकोनॉमी में हमारे मिनिमम वेजेस शुड बी हाई, there should not be any person who resides below poverty line, literacy rate should be 100%। ये जो हम should be की बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम प्रेजेंट में प्लानिंग्स करते हैं, that is normative। and जो हो रहा है, presently prices are rising, petrol prices are rising,
ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट्स आर हाई, ये एक्चुअली में हो रहा है, तो हमें उसे कहेंगे पॉजिटिव। जो फ्यूचर पर्पस के लिए हो रहा है वो नॉर्मेटिव है, लेकिन जो भी प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में समझ में आया। तो ये सारी हमने जो अभी तक बातें की, ये सारी हमने बातें की इकोनॉमिक्स की। अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स पूरा नंबर गेम है, ठीक है ना, पूरा नंबर गेम है ना स्टैटिस्टिक्स। क्या समझते हो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या स्टैटिस्टिक्स क्या होगी? क्या मैथमेटिकल है और डेटा रिप्रेजेंटेशन है। पीछे वाले भी कुछ बोल सकते हैं। ग्राफिकल है, सही बात है। एक एक चैप्टर का नाम बोल दो यार, हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअली में हो जाएगा। एक एक चैप्टर का नाम बोल दो, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। गलत नहीं हो, बोलो बोलो, चैप्टर के नाम बोलना शुरू करो। ये भी नहीं पता क्या? चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता? इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स, बेटा स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर बोलना। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। सही बात तो सब कुछ ही होती है। पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंट करने के बाद हम उसे एनालिसिस करेंगे एंड इंटरप्रिटेशन। फिर हम उन्हें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे। जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा मेथड लेना है, हमें प्राइमरी लेने हैं या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है या सेकेंडरी करना है। हमें ये देखना है कि हमें सेंसस मेथड यूज करना है या सैम्पलिंग करना है। फिर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गेनाइज करते समय हमें देखना है कि हमें इंडिविजुअल सीरीज में रखना है, हमें डिस्क्रीट सीरीज में रखना है, या हमें कॉन्टिन्यूअस में रखना है। और भी बहुत कुछ हम करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, मेजर बता रही हूं मैं। फिर हमें प्रेजेंटेशन में देखना है कि हमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन करनी है, डायग्रामेटिक करनी है या टेबुलर करनी है। और प्रेजेंटेशन करने के बाद एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस में हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि सिलेबस में है, लेकिन तुम्हें नॉलेज के लिए बता दूं क्योंकि पहले 11th में हुआ करता था, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी होते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये हमारा एनालिसिस है। और फिर हम इनसे इंटरप्रिटेशन करते हैं और इंटरप्रिटेशन करके पॉलिसी मेकिंग होती है। तो ये तो नॉट इन सिलेबस है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन मीडियन मोड करते हैं। तो ये जो सारा है, ये पूरे स्टेप्स, दिस इज सिंगुलर सेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस में जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं दिस इज अ प्रोसेस। फर्स्ट वी क्लासिफाई द डेटा, वी कलेक्ट द डेटा, देन वी ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट एंड एनालिसिस। तो वी से दैट दिस इज अ होल प्रोसेस which is to be done, and that is the singular sense of
डिफाइनिंग स्टैटिस्टिक्स। फिर जो प्लूरल सेंस आती है वो थोड़ा सा बड़ा लेके करती है। प्लूरल सेंस में हम बहुत सारी बातें करते हैं। हमें कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मतलब हमने कहा कि आर्यन के इकोनॉमिक्स में 80% मार्क्स आ गए, तो अब 80% मार्क्स आ गए, ठीक है, आगे तो आगे क्या करें, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन हमने कहा कि पूरी क्लास में रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 पूरे रोल नंबर में वाइज सारे बच्चों के इकोनॉमिक्स के मार्क्स लिखे हैं, या हमने कहा ये आर्यन के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो जब हम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं तब वो स्टैटिस्टिक्स होती है। तो प्लूरल सेंस में हम वेरियस ways are there to define statistics. Statistics cannot be defined with a single process. Statistics is defined by various ways, plural ways. First, aggregate of facts. कि there are aggregate of facts, only then it is called a data and statistics. Then it is affected to a market extent by multiplicity of causes. मतलब जो भी स्टैटिस्टिक्स है उसमें मार्केट से उस पर इम्पैक्ट आएगा, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई के प्राइसेस पर आएगा, ठीक है ना। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उस पर इम्पैक्ट डालेंगे मार्क्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स में अफेक्टेड बाय मार्केट एक्सटेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है, आपके पीयर ग्रुप का इफेक्ट आएगा, आपके फैमिली एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट आएगा। दिस इज कॉल्ड कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी इफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। We cannot say this student is intelligent, this is more intelligent, this is not intelligent, this is rich, this is poor. No, this is not statistics. Qualitative items are not considered in statistics. Only the facts, numerically expressed data is statistics. ठीक है? Then reasonable accuracy. Although this is not possible to collect data 100% accurate. अगर मैं आज तुम्हें कोई फॉर्म भरने को दूं सबको, तो तुम वो जो फॉर्म भरोगे उस फॉर्म को फिल करने में मे बी देयर ए चांस कि तुम कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर को ऐसे टिक कर दोगे, अरे ठीक है छोड़ो। एमसीक्यूज में करते हो ना ऐसे कई बार कि नहीं आ रहा, चलो कुछ भी टिक कर दो। यानी कि हमें एक्चुअल में, अब वो तुक्का सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। तो अब अगर वो तुक्का सही हो गया तो मतलब अरे तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसके सारे आंसर सही हैं, मुझे क्या पता तुक्के से सही हो गए, और बेचारे ने बड़ा दिमाग लगाया और सारे गलत हो गए। तो मतलब हमें तो पता ही नहीं ना। तो उसमें क्या हो रहा है, रीजनेबल एक्यूरेसी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन तुम लोग क्लास में कभी पूछते हुए तो नहीं हो कि मैम ये हमें आए नहीं, आप डिस्कस कर लो, एक्सप्लेन कर दो, पूछा करो। फिर स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स को हम बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि मन करा उठे और चलो डेटा कलेक्ट करने चलो, हमारे मोमोज के जैसे नहीं है, मन करा उठा मोमोज खाने चले गए। सिस्टमैटिकली सोच समझ के, समझा, सिस्टमैटिकली सोच समझ के किसी प्रायर ऑब्जेक्टिव के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए डेटा कलेक्शन करनी है। एंड स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस, ये तो बता ही दिया। फिर हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड ईदर बाय एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स आर द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय रिसर्चर। मतलब मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं तुम सबको डेटा कलेक्ट करने को दे दूँ, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेटर, यू आर एन्यूमरेटर। और एस्टिमेट्स के बेसिस पर भी होता है कि हमने एस्टिमेट्स लगाए कि अच्छा ये पास्ट ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड एनालिसिस करके ये भी हो सकता है। तो ये भी हमारी स्टैटिस्टिक्स ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस, व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। पहले तो फंक्शंस, स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शंस होती हैं? इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है, देखो ना, इतना सारा डेटा कलेक्ट करेंगे हम, बड़ा सारा, और फिर उसको हम तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो सिंप्लीफाई हो गया ना। और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अगर हमारे पास डेटा बहुत सारा लिखा हुआ है कि एक पूरे आईपी एक्सटेंशन में जितने भी बच्चे हैं उन सबके 10th में कितने मार्क्स आए, तो हम कैसे समझेंगे? लेकिन हमने उसको टेबुलर फॉर्म में तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो हम उसको समझ पाएंगे।
ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कि हर सोसाइटी वाइज जेंडर वाइज डिवीजन करके हम अच्छे से टेबल बना के समझ पाएंगे फिर। हाँ, तो कंसिडर्ड फॉर्म में मतलब इस तरह से अरेंज करना कि इट कैन बी एनालाइज्ड फॉर इजीली, और फर्दर हम उसे एनालाइज कर सकें। और पॉलिसीज, जो भी डेटा है वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उससे हम फ्यूचर की पॉलिसीज को डिफाइन कर सकें, ठीक है। और रिलेशनशिप में जैसे कि हम डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, रेन एंड टेम्परेचर का रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, तो इट स्टडीज रिलेशनशिप्स, ठीक है। देन व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट? To deal with economic problems, we require statistical tools. जैसे कि आप कंजम्पशन भी हम लोगों ने पढ़ा, यूटिलिटी एनालिसिस भी पढ़ा, तो हमने वो यूटिलिटी की टेबल बनाई, डायग्राम बनाया और फिर हमने उसको एनालिसिस में लिखा, तो हमें इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इजी हो गया ना। इसी तरह से अभी हम जैसे डिमांड करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो कुछ भी यू कांट थिंक, इवन आप अकाउंटेंसी में भी जो पूरा कर रहे हो डिटेल में, वो भी तो सारा स्टैटिस्टिक्स ही है कि आप उसका एस्टैब्लिश कर रहे हो रिलेशनशिप सारे वेरिएबल्स का आपस में। तो स्टैटिस्टिक्स कंजम्पशन की थ्योरी को, कंज्यूमर्स बिहेवियर को टेबुलर फॉर्म में करके एस्टैब्लिश करता है, प्रोड्यूसर की थ्योरी को, प्रोडक्शन फंक्शन को, कॉस्ट को, रेवेन्यू को, सप्लाई को एस्टैब्लिश करता है, फिर एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई आपस में किस तरह से रिलेटेड है, डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में हमारा डिमांड एंड सप्लाई का क्या बिहेवियर है। तो दिस इज ऑल studied in economics and statistics. When we talk about statistics and economic planning, so how statistics affects economic planning? Like हम लोग प्रोडक्शन प्लान कर लेते हैं कौन से Economic planning नेशनल रिसोर्सेज वगैरह की जो प्लानिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं। जैसे कि स्टेजेस वाइज हमारे पास पूरा डेटा है कि कितने लोग कितने एजुकेटेड हैं। लिटरेसी और एजुकेटेड पर्सन में डिफरेंस पता है? लिटरेट और एजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंस है? एजुकेटेड तो 7 years की एज अगर रीडिंग करना रीडिंग लिट हाँ, बट एजुकेटेड पर्सन जो भी 10 literate person who can read and write basic things, है ना। जबकि educated person वो होता है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उसे हम कहते हैं एजुकेटेड पर्सन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिटरेट एंड एजुकेटेड पर्सन। तो आप सब लोग लिटरेट तो हो, अभी एजुकेटेड होना अभी बाकी है। तो अभी आपको एजुकेटेड होना है। अब होता क्या है, जब हमारे यहाँ डेटा कलेक्शन होता है तो हमें देखते हैं कि कितने बच्चे ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने पीएचडी हैं, कितने 10th हैं, कितने 12th हैं। उस बेसिस पे इकोनॉमिक प्लानिंग होती है कि किस तरह की एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ जनरेट हो सकती है, किस तरह के ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। लोगों के इनकम लेवल को स्टडी करके ये बात डिसाइड की जा सकती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सेमी स्किल्ड किस तरह की लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके लिए हमें क्या इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है। मतलब कितना मनी हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय स्टैटिस्टिक्स। मोदी जी का भाषण सुना है कभी? उनके भाषण में हमेशा बहुत सारे आंकड़े होते हैं, डेटा बेस्ड भाषण होता है। हमने इतने लाखों, हमने इतने हजारों, ये सारी बातें करते हैं वो हमेशा। और फिर उसके बाद इसीलिए हमने ये योजना तैयार की है, इसीलिए हमने ये घोषणा कर रहे हैं। तो वो क्या हो रही है? वो इकोनॉमिक प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो रही है, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में कैसे हेल्प करते क्या? बट वो बनाएंगे थोड़ी ना, वो क्यों बनाएंगे? उन लोग प्राइम मिनिस्टर है भाई, बहुत सारे लोग हैं उनके पास ये काम करने वाले, वो थोड़ा बैठ के बनाएंगे। चलो चलो चलो, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत हो। स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में कैसे हेल्प करती है? मनी ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर प्लानिंग, प्रॉफिट हमको कितना होगा, सेल्स कितनी होंगी फ्यूचर में, ये सारी बातें वो
बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स के थ्रू डिसाइड करते हैं, सेल्स फोरकास्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब। और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए स्टैटिस्टिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है? कि वो मॉनिटर करता है क्या चल रहा है। हाँ, मतलब जैसे कि अगर मुझे चेष्टा दीदी को ये एडमिनिस्टर करना है कि किसको कौन कितना शैतान है, तो तुम्हारे मार्क्स का एनालाइज कर लेंगे कि ये बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। ये बिलो एवरेज वालों को ज़्यादा पनिशमेंट देनी है और उनको पढ़ाना है, तो वो मुझे बना के दे देगी एक टेबल कि मैम ये ना बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं, इनको आप थोड़ा पकड़ लो, और ये अबव एवरेज वाले बच्चे हैं, इनको थोड़ा छोड़ दो। एडमिनिस्ट्रेटर ये देखता है कि which is the field where more administration is required and which is the field where less administration is required। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो हेल्प करता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ बुरा भी हो सकता है, मतलब एवरी कॉइन हैज टू साइड। ऐसा तो नहीं हो सकता स्टैटिस्टिक्स है तो बेनिफिट्स ही होंगे, नुकसान भी होगा। नुकसान क्या हो सकते हैं? एक तो वेरी डिफिकल्ट, प्रॉपर नॉलेज चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, रैंडमली कोई भी तो नहीं कर सकता। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बहुत इजी है, मतलब मैंने कहा कि मेरी क्लास के एवरेज मार्क्स जो है वो 80% है, बट एवरेज मार्क्स 80% है, उससे ये तो नहीं पता चल रहा कि लोएस्ट कितने हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे आ गए, उससे मेरी एवरेज अच्छी हो गई हो। तो मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि क्वालिटेटिव भी तो मैटर करती है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि मार्क्स कितने आए, बेचारे बच्चे ने मेहनत की वो भी तो देख लो, लेकिन हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम 2 नंबर नहीं आए तेरे, और डांट पड़ जाती है, थप्पड़ पड़ जाता है सीधा, नंबर नहीं आए, लेकिन मेहनत कितनी की। स्टैटिस्टिक्स में हम सारा का सारा न्यूमेरिकल बेस स्टडी कर रहे हैं, हम अपने ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सेल्स कितनी हो रही है, लेकिन उसके एफर्ट्स, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये हम नहीं कहीं स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, यानी कि अगर कोई सिंगल डेटा है तो उसको वो स्टडी नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगा वो, तो ये भी एक लिमिटेशन है। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि अगर हम डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, अगर मैं ये कह रही हूँ कि इस क्लास के सारे बच्चों के ये मार्क्स हैं, तो एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स को हम लिखेंगे तभी वो स्टैटिस्टिक्स होगी। मैं ये नहीं लिख सकती कि इसके अकाउंट्स के लिख दूँ, इसके इको के लिख दूँ, इसके मैथ्स के लिख दूँ, इसके इंग्लिश के लिख दूँ, इसके हिंदी के लिख दूँ, ये मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि डेटा में होमोजेनिटी ऑफ डेटा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इट इज़ यूज बाय एक्सपर्ट्स ओनली, इट इज़ प्रोन टू मिसयूज, क्योंकि हम डेटा को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स के लिए बातें कही जाती हैं कि स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव नथिंग। स्टैटिस्टिक्स के लिए एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट की जाती है, देयर आर 3 लाइज, 3 डिग्री ऑफ लाइज। तो 3 डिग्री ऑफ लाइज में फर्स्ट डिग्री इज लाई, देन डैम लाई, एंड देन स्टैटिस्टिक्स। क्या कर सकते हैं? तो लाई, डैम लाई एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इतनी झूठी है, बट ये सिर्फ हमने बनाने के लिए लिमिटेशंस हैं, नो डाउट ये लिमिटेशन सही भी हैं, बट इट डज नॉट मीन कि स्टैटिस्टिक्स एक खराब चीज़ है। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही यूज़फुल है, बस कंडीशंस ये हैं कि उसको यूज़फुली, उसको तरीके से, एक्सपर्टीज़ के साथ हमें अप्लाई करना आना चाहिए। वंस यू नो एंड वंस यू विश कि हम अच्छे से अप्लाई करेंगे, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स अभी सिर्फ इतना ही हुआ है, इतना ही है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.